हेलो दोस्तों, आज अपन क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी के का मतलब मेरा है कि आपके बुक के अंदर मतलब चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस ब्लू कलर में दे रखे हैं वो वाले, और लास्ट में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं दोनों मिला के आज अपन देखेंगे। तो ये मेरे पास में आंसर्स के PDF है, लेकिन आपको ये वाला ये आंसर ऐसे रट्टू होता है, जैसे रट के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर सारे आंसर समझाऊँगी, ठीक है। उसको आप अपने लैंग्वेज में लिख के आना, वो अच्छी आदत होती है ना। तो लेकिन अगर आपको हिंदी के वर्ड्स को इंग्लिश में क्या डालना है देखना है, तो एक बार इस आंसर को रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ टिश्यू, कि टिश्यू क्या होता है। तो चैप्टर के फर्स्ट में मैंने बताया ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उनको क्या बोलते हैं, टिश्यू। मतलब सेम टाइप के जो सेल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, वो सब मिल के एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज़ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर टिश्यूज़ का क्या यूज़ होता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करते हैं ना, तो उसके अंदर एक सेल ही है, अब वो एक सेल ही सारे काम करता है। यानी कि कहीं चल के जाना है तो फिर वो ही जाता है ना, और उसको फूड लेना है और उसको डाइजेस्ट करना है और उसमें से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना है, फिर वापस से ना वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है, सारा प्रोसेस एक ही सेल करता है। तो आप खुद सोचो कि एक ही सेल जब इतने सारे काम करता है ना, तो किसी भी काम में वो इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता है ना। सब में मतलब थोड़ा थोड़ा सा कर सकता है, सर्वाइव करने जितना कर सकता है। लेकिन अगर आप जैसे एक ही इंसान है उसको बहुत सारे काम दे दोगे ना, तो वो सब तो करेगा लेकिन इतना एफिशिएंटली इतना अच्छे से नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर उसको सिर्फ आप एक ही काम दोगे तो वो बहुत अच्छे से करके निकाल लेगा। तो वैसे ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है कि टिश्यू क्या यूज़ क्या है, ठीक है। तो टिश्यू जब बन जाएंगे ना अब अपन ने टिश्यू का क्या डेफिनेशन पढ़ा कि ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो एक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, तो जैसे अभी एक टिश्यू है, जैसे आप मान लो लिवर, ठीक है ना। वो क्या करता है, अपन को अपने बॉडी के अंदर जो फैट को डाइजेस्ट करना होता है उसके लिए बाइल जूस बनाता है। अब उसको क्या चाहिए, उसको वो सेल्स जो भी अपना मतलब सर्वाइव करेंगे, मतलब ऑक्सीजन लेंगे वगैरह वगैरह सब करके, उनमें से जो वेस्ट निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी वेस्ट निकला उनको लेके जाने वाला कोई अलग टिश्यू होना चाहिए, तो उधर ब्लड आ जाएगा। तो वैसे एक काम करेंगे वो, लेकिन एक काम को बहुत अच्छे से करेंगे। प्लस टिश्यू अगर प्रेजेंट है ना, ग्रुप ऑफ सेल मिलके अगर एक ही काम करने लगे, तो उस टिश्यू के लिए दूसरे मतलब बॉडी के लिए काम करने वाले दूसरा टिश्यू चाहिए। तो यहाँ पर क्या मैं आपको समझाने आ रही हूँ कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है पूरे बॉडी के अंदर, कि एक टिश्यू एक काम करेगा, दूसरा टिश्यू एक और काम करेगा, और दोनों एक दूसरे के लिए फिट रहेंगे। जैसे ये इसको खाना बना के दे रहा है तो वो उसको वेस्ट मटेरियल को बाहर लेके जाने का काम करेगा। ऐसा मतलब इस पूरे बॉडी को सर्वाइव करने के लिए डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू का यही काम है, ठीक है ना। डिवीजन ऑफ लेबर होने के कारण एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, लेकिन उसको बहुत अच्छे से करते हैं, एफिशिएंटली करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेम द टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ के टाइप बताओ। तो सबसे पहले सिंपल टिश्यू क्या होता है देख लेते हैं। सिंपल टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिनके अंदर सेम टाइप के सेल्स मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वो कौन से हो गए, पैरेन्काइमा, प्लांट्स के अंदर होता है ये, ठीक है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये आपको बता दिया मैंने कि डिटेल में अपन ने पढ़ा है पैरेन्काइमा कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर वगैरह सब पढ़ा है, कोलेनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ एपिकल मेरिस्टम फाउंड। ये जब मैं आपको बता रही थी तब भी मैंने इसको अच्छे से आपको समझाया है कि इन जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू इनका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एपिकल किधर है, लेटरल किधर है और इंटरकैलरी मेरिस्टम किधर प्रेजेंट होता है। तो एपिकल मेरिस्टम किधर प्रेजेंट होता है, एपिकल मेरिस्टम टिप ऑफ रूट एंड स्टेम, ठीक है। रूट एंड स्टेम के टिप के अंदर प्रेजेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप, जैसे ये हो गया तो इसका टिप, ये मेरा आप स्टेम मान लो तो इसका ये जो टिप है ना, यहाँ पर ही ये प्रेजेंट होता है। और अगर आप रूट मान रहे हो तो रूट के भी टिप के अंदर प्रेजेंट होता है, टिप के अंदर प्रेजेंट होता है अपना एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इसका अगर फंक्शन पूछ ली तो क्या करते हैं, ये लेंथ में इंक्रीज कराने का काम करते हैं। इंक्रीजिंग, दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट।
अब कोकोनट का हस्क, मतलब मैं आपको यहाँ पर पिक्चर डाल के आपको बता दूंगी हस्क ऑफ कोकोनट कैसा होता है। उसका बाहर का जो छिलका होता है ना वो है, ठीक है। हस्क ऑफ द कोकोनट जो होता है ये किससे बना हुआ रहता है? स्क्लेरन गैमेटस टिश्यू से बना हुआ रहता है। स्क्लेरन गैमेटस टिश्यू अपन ने पहले पढ़ा है कि वो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि जो भी सेल्स थिक होते हैं ना, एकदम कड़क होते हैं, आप जानते ही हो कोकोनट का जो छिलका होता है वो एकदम टफ ही रहता है, ठीक है। जो भी टफ सेल्स होते हैं ना वो ऑलमोस्ट जो होते हैं प्लांट्स के अगर बात करते हैं तो स्क्लेरन गैमेटस टिश्यू ही रहता है। ऑलमोस्ट नहीं बोलने का, वैसे सब स्क्लेरन गैमेटस टिश्यू का बना हुआ था, बिकॉज डेड सेल्स जो होते हैं ना एकदम थिक सेल वॉल होती है उनके पास में, स्क्लेरन गैमेटस टिश्यू के पास में, है ना। तो वो जो भी आप ऐसा अगर कोई दूसरा अगर आपको कोई और थिंग दे दे कि ये किस टिश्यू से बना हुआ है, तो आप उसमें आइडिया लगा सकते हो कि भाई ये बहुत टफ है। तो वो जैसे आपसे पूछे अखरोट का जो वो आउटर कवरिंग होता है वो कौन से टिश्यू से बना हुआ है, तो वो भी टफ होता है। तो टफ से आप आइडिया लगा सकते हो कि वो स्क्लेरन गैमेटस टिश्यू से बना हुआ रहता है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम? फ्लोएम के अंदर कितने टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं? तो 4 होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो सबसे पहला है सीव ट्यूब्स। जो सीव ट्यूब्स होते हैं ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते वक्त भी बताया है कि जाइलम के अंदर मोस्ट ऑफ द सेल्स डेड होते हैं, जबकि फ्लोएम के अंदर मोस्ट ऑफ द सेल्स लिविंग होते हैं। यहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट्स के नाम ही बोले, लेकिन उसके साथ आप लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं है, आप लिख के आ सकते हो। थोड़ा बहुत तो पता ही होना चाहिए, बेसिक, ठीक है ना। तो क्या है कि इसके अंदर मोस्ट ऑफ द सेल्स लिविंग होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है? फूड मटेरियल को फ्रॉम द लीव्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए लेके जाना है। याद रखना, फ्रॉम द लीव्स, लीव से फूड को लेके जाता है, ठीक है। सीव ट्यूब्स लिविंग सेल्स होते हैं, है ना। और स्ट्रक्चर तो मेंटेन नहीं है, लिविंग सेल्स ये होते हैं, ठीक है। और एक इसका सीव ट्यूब्स का एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि एंड वॉल्स परफोरेटेड होती है, यानी कि आप ये एक सीव ट्यूब सेल है मेरा, ठीक है। ये मेरा दूसरा सीव ट्यूब सेल्स उसके नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। ये तीसरा सीव ट्यूब्स। तो ये जो एंड वॉल्स है इसकी, ये वाले जो वॉल्स है ना, यहाँ पर क्या रह सकते हैं? होल्स होते हैं। मतलब इस वॉल के अंदर छेद होती ताकि यहाँ से जो भी मटेरियल जा रहा है या फिर यहाँ से जो मटेरियल आ रहा है वो कंटिन्यूसली आता रहे, है ना। ये वॉल्स उसके लिए बाधा नहीं बननी चाहिए ना, तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो वॉल में आप बात समझ में आ रही होगी, ये वाली जो वॉल है ना, ये इसके अंदर क्या होता है? होल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे इसके अंदर होल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वही परफोरेटेड एंड वॉल्स होती है, इसके अंदर परफोरेटेड एंड वॉल्स होती है। और कंपेनियन सेल्स भी लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा नाम आते हैं, आप इसका फंक्शन तो लिख के आ ही जाना कि ये स्टोर करता है फूड को, है ना। पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड्स, ठीक है। फ्लोएम फाइबर्स अकेले इसके अंदर, एक बात याद रखना, इसके अंदर तीनों सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, तीनों लिविंग सेल्स है, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स जो डेड सेल्स है। और ये क्या काम करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। डेड सेल्स जो होते हैं स्क्लेरन गैमेटस सेल्स, क्योंकि ये डेड सेल्स नॉन लिविंग सेल्स इसलिए यहाँ पर स्क्लेरन गैमेटस सेल्स का है। और ये जो सेल्स होते हैं ये मैकेनिकल सपोर्ट ही प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज ये टफ होते हैं, तो टफ से आप बोल सकते हो ना वो मैकेनिकल सपोर्ट ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अ बॉडी। तो ये मस्कुलर टिश्यू, लास्ट वीडियो जो इस चैप्टर का उसके अंदर मैंने आपको बताया मूवमेंट है, तो वो सिर्फ अपने बॉडी के अंदर किसी भी रीजन का कहाँ पे भी मूवमेंट हो रहा है तो वो एक ही कारण है, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के कारण ही मूवमेंट होता है। मस्कुलर टिश्यू को मसल फाइबर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक। तो सबसे पहले आप एक बार, एक सेकेंड, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देती हूँ। व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक। तो अपन सबसे पहले डायग्राम पढ़ के आते हैं, है ना, फिर उसके बाद में आपको आसान लगेगा समझने में। ये रहा न्यूरॉन का डायग्राम, है ना, पहले भी अपन ने पढ़ा है। ये रहा इसका न्यूक्लियस, इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था अपन ने। ये सेल बॉडी सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है, ये आप याद रखना, यहाँ से यहाँ तक ये जो येलो येलो आपको दिख रहा है ना, यहाँ तक इसका ये सेल बॉडी। उसके बाद में इसकी लंबा पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं? ये यहाँ से यहाँ तक इसका लंबा पोर्शन को एक्सॉन बोलते हैं। ये सिर्फ इस रीजन को नहीं है, पूरे लंबे पोर्शन को एक्सॉन बोलते हैं। और ये इसका सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है? ये इसका न्यूक्लियस है, बीच वाला काला काला, और ये जो है इसका क्या है? साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस के पास में ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये इसका साइटोप्लाज्म है एंड ये डेंड्राइट है। साइटोप्लाज्म में से ये आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जैसे निकले हुए दिख रहे हैं ना, ये पतले पतले से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है इनको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। ये इसका नर्व यहाँ पर एंड हो रहा है, मतलब न्यूरॉन यहाँ पर एंड हो रहा है, नर्व एंडिंग, ठीक है। तो अब अपन थ्योरी देख के आते हैं, थ्योरी में क्या लिखा हुआ पढ़ के आते हैं।
ये आप लिख देना, ठीक है। सबसे पहले आप यूँ भी लिख सकते हो कि न्यूरॉन के बारे में थोड़ा लिख सकते हो कि न्यूरॉन को नर्व सेल्स बोला जाता है और नर्वस टिश्यू को न्यूरॉन से मिलके बनाती हैं। और न्यूरॉन 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं अपन, किस किस के अंदर, सेल बॉडी के अंदर और एक्सॉन, उसका लॉन्ग पार्ट एक्सॉन के अंदर अपन डिवाइड कर सकते हैं। फिर आप सेल बॉडी के लिख देना कि इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, डेंड्राइट होता है ना। और एक्सॉन के बाद में इसके अंदर नर्व एंडिंग होती है। बस ये यहाँ पर भी लिखा है, आप इसको रीड करके देखना, ये लिखा है। गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स के 3 फीचर्स पूछ रहे हैं। तो कार्डियक मसल नाम आते सबसे पहला पॉइंट तो ये आ जाएगा कि भाई ये प्रेजेंट इन हार्ट, इट इज़ प्रेजेंट इन हार्ट के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और फिर क्या आ जाएगा कि इसका सेल का स्ट्रक्चर आप लिख लेना, ठीक है। कैसा होता है, ये सिलिंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होता है और यूनिन्यूक्लिएट होता है। कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होता है और यूनिन्यूक्लिएट होता है। आप तीनों को हमेशा याद रखना। जैसे आप अभी कार्डियक मसल का पढ़ रहे हो सेल, तो आपको स्ट्रेटेड का भी पता होना चाहिए और स्मूथ का भी पता होना चाहिए। स्ट्रेटेड मसल्स कैसे होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, है ना। सिलिंड्रिकल, मल्टीन्यूक्लिएटेड, अनब्रांच्ड होते हैं। लेकिन और स्मूथ मसल की बात करते हैं तो वो कैसे होता है, लॉन्ग होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके एंड्स टैपरिंग होते हैं, मतलब वो तीखे एंड वाले सेल्स होते हैं। ये स्मूथ मसल की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर अपन कार्डियक की पढ़ते सब घुमा के घूम जाएंगे फिर, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स कैसे हैं, कार्डियक मसल्स सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड और यूनिन्यूक्लिएट। 2 पॉइंट हो गए। सबसे पहले मैंने क्या बताया, हार्ट के अंदर प्रेजेंट है। दूसरा पॉइंट, सेल का स्ट्रक्चर लिख देना, ऐसा होता है ये। और तीसरा पॉइंट, इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है ना। ये इनवॉलेंट्री मसल्स है, वो भी आप लिख सकते हो। इनवॉलेंट्री मतलब अपन जब चाहते तब नहीं रुकते, अपन जब चाहते तब चलना शुरू नहीं करते, अपनी इज्जत नहीं रखते, ठीक है ना। ये अपने हिसाब से काम करते रहते। और एक और बात है कि ये कभी भी रुकते नहीं है, ठीक है ना। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक रिदम, एक पैटर्न में, ठीक है, एक पैटर्न में ये हमेशा रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है थ्रू आउट द लाइफ। पूरे ज़िंदगी भर इनका ये काम चलता रहता है। हार्ट का मसल रुक गया तो फिर अपन भी रुक जाएंगे ना, तो कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू के क्या फंक्शंस होते हैं, तो एरियोलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। एरियोलर टिश्यू किसका पार्ट है, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। और ये एरियोलर टिश्यू का यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि फंक्शन क्या होता है। पहले बात याद रखना, ये पैकेजिंग टिश्यू के जैसा काम करता है। पैकेजिंग टिश्यू मतलब जहाँ खाली जगह ना उसको भर देता है, वही पैकेजिंग टिश्यू हुआ। तो ऑर्गन्स के अंदर मतलब जैसे एक कोई सा भी ऑर्गन ले लो, लिवर ले लेते हैं अपन, ठीक है। लिवर के अंदर और उस ऑर्गन के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होता है ना, उसको भी ये भर देता है। प्लस क्या करता है, 2 ऑर्गन्स के बीच में या फिर 2-4 ऑर्गन्स के बीच में जो जगह होता है उसको भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भर देता है। पैकेजिंग टिश्यू के जैसा काम करता है। और एक और काम है, इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। जो टिश्यू डैमेज हो गए हैं उनको सही करने में भी हेल्प करता है, रिपेयर ऑफ टिश्यू। और एक और इसका पॉइंट क्या दे रखा है, इट ऑल्सो सपोर्ट्स मैनी डेलिकेट ऑर्गन्स। डेलिकेट ऑर्गन्स मतलब एकदम जो नाजुक ऑर्गन्स होते हैं ना, बहुत सॉफ्ट, जैसे अपने लंग्स हो गए, बहुत सॉफ्ट जो ऑर्गन्स होते हैं ना, उन ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो एरियोलर टिश्यू के 3 होगा, एक तो पैकेजिंग टिश्यू का काम करता है ऑर्गन्स के अंदर भी, और पूरे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स के बीच में भी पैकेजिंग टिश्यू का काम करता है। डेलिकेट ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और रिपेयर ऑफ टिश्यू में हेल्प करता है, ठीक है। डिफाइन द टर्म टिश्यू हो गया पहले, वापस से। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, नेम देम। तो जाइलम टिश्यू के भी 4 होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, जिस तरह से फ्लोएम के होते हैं। इसके अंदर मोस्ट ऑफ द सेल्स डेड होते हैं, है ना। और इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इंपॉर्टेंट है, फंक्शन भी पूछ लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फ्लोएम और जाइलम में इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, बॉडी नहीं है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जाइलम ट्रैकाइड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। पैरेन्काइमा, वेसल्स एंड ट्रैकाइड्स। ट्रैकाइड्स डेड सेल्स होती है, वेसल्स डेड सेल्स होती है, और फाइबर्स भी डेड सेल्स होती है। पैरेन्काइमा अकेले लिविंग सेल्स होती है। और पैरेन्काइमा नाम आते हैं, आप फंक्शन लिख के आ सकते हो, इट स्टोर्स फूड। और ये दोनों तो क्या काम करते हैं, अपन को पता है, ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को। और जाइलम फाइबर्स का क्या काम होता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करते हैं। फ्लोएम फाइबर्स की जैसा फंक्शन है ना, फ्लोएम फाइबर्स में भी पढ़ा था अपन ने, वो डेड सेल्स होते हैं और वो किस में हेल्प करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। और ये मैकेनिकल सपोर्ट, इसके अंदर ये अकेले जिंदा है, बाकी ये सब डेड सेल्स है। ये तीनों डेड सेल्स है, सिर्फ पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स है, ठीक है। हाउ आर सिंपल टिश्यूज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल टिश्यू क्या होते हैं, ये दोनों किसके अंदर आते हैं, परमानेंट टिश्यू के ना, परमानेंट टिश्यू के अंदर ही आते हैं। सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू
ऐसे टिश्यू होते हैं जो सेम टाइप के सेल से मिलके बने हुए रहते हैं, ठीक है। जैसे सेम टाइप के सेल से मिलके बने हुए रहते का मतलब ये है कि एकदम साइज़ में और सब में, ये तो साइज़ में शेप में सेम नहीं बन रहे हैं, लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि वो शेप और साइज़ सब में सेम होता है, ठीक है। वो टिश्यू मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं सिंपल टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिसके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि एक लिविंग है और एक डेड है, ठीक है। कुछ लिविंग है, कुछ डेड है, लेकिन ये सब मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो वो एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसके अंदर आपने अभी जस्ट पढ़ा कि जाइलम फाइबर्स डेड है, ट्रैकाइड्स डेड है, वेसल डेड है, सिर्फ पैरेन्काइमा लिविंग है और ये फूड को स्टोर कर रहा है ना। और फाइबर, जाइलम फाइबर क्या काम कर रहा था? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। ये सब एक एक फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन एक इनका जो मेन फंक्शन जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर में, उसमें कितने सारे सेल मिलके कर रहे हैं? 4 टाइप के सेल्स हो गए ना, 4 टाइप के सेल्स मिलके काम कर रहे हैं, इसलिए इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। और उसी के फिर बेसिस उनका फंक्शन के बेसिस पे एक और पॉइंट इन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि ये जो करते हैं क्या करते हैं? स्टोरेज और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम पहले अपन ने जब पैरेन्काइमा और ये सब चैप्टर के अंदर पढ़ा था, तब अपन ने पढ़ा था कि पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है और कोलेनकाइमा भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जब वो यंग प्लांट्स होते हैं वो विंड में ऐसे झुक नहीं जाए, उनको फ्लेक्सिबिलिटी टाइप है ना, वो प्रोवाइड करता है। वो कौन करता है? कोलेनकाइमा। एंड स्क्लेरेनकाइमा तो अपन को पता ही है वो मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करता है। तो ये ऑल टोटली देखा जाए तो स्टोरेज और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जबकि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल, वो वाटर और मिनरल्स भी हो सकता है, फूड भी हो सकता है, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इसका एग्जाम्पल जाइलम एंड फ्लोएम हो गया, इसका एग्जाम्पल पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा हो गया। डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वॉल। ये इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल के बेसिस पे, ठीक है। तो सबसे पहले सेल वॉल को अपन पढ़ते हैं। ये एक पॉइंट तो आप ये लिख लेना कि कौन से इसमें से जिंदे, कौन से इसमें मरे हुए हैं। ये पैरेन्काइमा लिविंग है, कोलेनकाइमा लिविंग है, स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स है, डेड सेल्स है, ठीक है। इसका जो सेल वॉल होता है एकदम थिन होता है। पैरेन्काइमा के सेल वॉल कैसे होते हैं? एकदम थिन होते हैं। कोलेनकाइमा का मॉडरेटली थिक होता है ना, और इसका एकदम थिक सेल्स होते हैं। सबसे मोटी सेल वॉल किसकी? इसकी होती है, ठीक है। और ये जो पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं ना, उनके बीच में जगह होती है, देखो ऐसे इंटरसेलुलर स्पेसेस इसके अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन है ना, अपने कोलेनकाइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं होती। और एक और बात आपको याद रखनी है कि पैरेन्काइमा तो पूरा थिन सेल वॉल से बना है, लेकिन ना कोलेनकाइमा के कॉर्नर्स के अंदर ये कॉर्नर्स के अंदर क्या होता है? थिक होती है ये। वो वहाँ जब मैंने चैप्टर पढ़ा ना, तब डायग्राम अच्छा बना, यहाँ पे बन ही नहीं रहा है ना, अब वो एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये क्या होता है? कॉर्नर्स के अंदर इसकी सेल वॉल कैसी रहती है? थिक होती है। पैरेन्काइमा ऐसा नहीं होता, ये कोलेनकाइमा कॉर्नर्स के अंदर थिक होती है। जबकि स्क्लेरेनकाइमा का एक और बात याद रखना कि ये कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, लंबे सेल्स होते हैं, प्लस नैरो होते हैं। लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग सेल्स और नैरो सेल्स होते हैं, और उसके अंदर बहुत मोटी सेल वॉल होती है, एकदम मोटी, ठीक है ना, एकदम मोटी इसके ना सेल वॉल प्रेजेंट होती है इसके अंदर। एंड इसके सेल वॉल के अंदर एक और बात आप याद रखना कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? लिग्निन प्रेजेंट है। ये रहा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? लिग्निन। लिग्निन जो होता है एक टाइप का सीमेंट जैसा होता है। सीमेंट कितना कड़क हो जाता है, उतना कड़क ही इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। और ये लिग्निन जो होता है, ये इसको थिक सेल वॉल बनाता है। इसके सेल वॉल थिक भी इसी के कारण होते हैं, लिग्निन प्रेजेंट होने के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटा का फंक्शन है, 2 फंक्शन है, ये आपको मुंह में याद रहना चाहिए हमेशा, बार बार ये पूछ लेते हैं। स्टोमेटा, पहले आपको बता देती हूँ स्टोमेटा होता क्या है। एपिडर्मिस क्या होती है? अपने आउटर मोस्ट प्लांट की जो लेयर होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके अंदर जो होल प्रेजेंट होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोला जाता है। तो स्टोमेटा एक तो एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए इंपॉर्टेंट है और ट्रांसपिरेशन, ये दोनों वर्ड ही बस याद रखना है आपको, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपिरेशन के अंदर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब ये हुआ, आप जानते हो कि ना पौधे को क्या चाहिए उसका फोटोसिंथेसिस करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर आता है, कैसे आता है, कहाँ से आता है? उसके पास में लंग्स थोड़ी ना वो ऐसे एब्जॉर्ब करने के लिए वगैरह वगैरह। वो पत्ते के अंदर जो स्टोमेटा है, ठीक है, उसके एपिडर्मिस के अंदर, लीफ के एपिडर्मिस के अंदर, मैं आपको स्टोमेटा बताते हुए भूल गई कि स्टोमेटा जो होता है वो लीफ के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। लीफ के एपिडर्मिस के अंदर जो होल प्रेजेंट होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। तो उस होल से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है एंड यहाँ पर वो फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन जो बनाता है वो स्टोमेटा के जरिए बाहर जाता है। तो आप समझ गए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर स्टोमेटा को चाहिए और ट्रांसपिरेशन के अंदर। अब आता है अपने पास में ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन का क्या मतलब हुआ कि है ना,
वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है कि ये प्लांट के अंदर, ठीक है, प्लांट के अंदर अपने पास में जो एक्सेस ऑफ वाटर है, यहाँ पर जो एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है ना, वो सब डिफ्यूजन के जरिए बाहर चला जाता है। डिफ्यूजन आपको मालूम है ना, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसी को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन बोला जाता है। तो डिफ्यूजन के जरिए वाटर वेपर का लॉस होना, किस फॉर्म में, वाटर वेपर, गैस के फॉर्म में। वाटर यहाँ से पत्ते में से वाटर बाहर की साइड में लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है, या आप ध्यान रखना, ठीक है ना। वाटर पत्ते से बाहर जाता है, स्टोमेटा के जरिए जाता है, लेकिन वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाता, वो कौन से स्टेट में जाता है, गैस के स्टेट में। वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस होना फ्रॉम द स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है, लीफ के अंदर, इसी को क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसपीरेशन बोला जाता है। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन है, डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। तो ये आपको तो बस डायग्राम ही ध्यान रखना है ना, अपन ने चैप्टर के अंदर भी डायग्राम पढ़ लिया था, एक और बार आप इसको देख लेना। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल। तो मैंने आपको बताया कार्डियक मसल का स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ विदाउट फैटिग, मतलब थकान के बिना। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो थकान नहीं होती, अगर किसी को कोई हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए ऐसा नहीं होता है ना। बाकी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिदम में, ये भी आप वर्ड इसको मत छोड़ देना कि भाई इतना अकेले लिख के आगे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ, रिदम में होता है, एक पैटर्न होता है उसके अंदर, ये आप बाद में बड़े क्लास में पढ़ेंगे, है ना। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल, ये उस चैप्टर के अंदर भी बहुत अच्छे से समझा है, यहाँ पर मैं आप वापस से थोड़ा सा बता देती हूँ। पहले तो इसका सेल स्ट्रक्चर बता रहा है ये, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में भी यही पूछा, स्ट्रक्चर एंड साइट लोकेशन, ठीक है, स्ट्रक्चर, अरे यार, स्ट्रक्चर एंड साइट लोकेशन के बेसिस पे ही पूछ रहा है ना। दीज मसल्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच मल्टीन्यूक्लियर सेल, ठीक है ना। इनके सेल्स कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, यहाँ पे बता रखा है ये आप समझो, इसको अच्छे से समझो, ठीक है। इसके सेल्स कैसे हैं, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है एंड कोई ब्रांच नहीं है, अनब्रांचड है और मल्टी न्यूक्लिएट। आपको न्यूक्लियस दिख रहे हैं, 1 2 3 4, सेल एक ही है और लेकिन 4 न्यूक्लियस है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। 4 बातें क्या, उन कौन सी है, लॉन्ग है, लंबे सेल है, सिलेंड्रिकल सेल्स है और अनब्रांचड है, इसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं है, और उसके साथ साथ में मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ये आप किसका हो गया, स्ट्रेटेड मसल्स का हो गया। नेक्स्ट है ये वाले मसल्स, स्मूथ मसल्स की आप बात करें तो ये भी लंबे सेल्स तो है, ये देखो इतना लंबा है, लॉन्ग सेल्स तो है, लेकिन कैसे हैं, स्पिंडल शेप के सेल्स हैं, यानी कि इनका एंड्स जो है, ये सेल की एंड देखो आप, ये देखो ये कितना पतला है और ये कितना पतला है, सेल्स की जो एंड है ना वो थिन है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप सेल्स है। और ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, इसके जैसे मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है, ये कैसा है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स, ये रहे कार्डियक मसल्स कैसे हैं, ब्रांच्ड है। सबसे पहली बात आपको दिख रही है ब्रांचिंग, है ना, ये कैसे है, ब्रांच्ड है। कार्डियक मसल्स ब्रांच होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं और इनके ऊपर भी थोड़े थोड़े से स्ट्राइशंस आपको दिख जाएंगे, है ना। यूनिन्यूक्लिएटेड है और ब्रांच्ड है ना। नेक्स्ट है, और सिलिंड्रिकल भी होते हैं, ठीक है, सिलिंड्रिकल भी होते हैं कार्डियक मसल्स, सिलिंड्रिकल भी होते हैं, ये रहा सिलिंड्रिकल भी होते हैं, ठीक है। दीज मसल्स शो, फिर उसके बाद में इनका स्पेशल कि भाई इसके अंदर क्या है, स्ट्रेटेड मसल्स के अंदर अपन को पता है स्ट्रिप्स है, ब्लैक एंड वाइट, ऊपर दिखा था ना आपको डायग्राम के अंदर, ब्लैक एंड वाइट अपन को स्ट्रिप्स दिख रहे थे। अनस्ट्रेटेड मसल्स के अंदर कोई भी स्ट्राइशंस नहीं होती हैं एंड इसके अंदर कुछ कुछ स्ट्राइशंस देखने को मिलती है, ठीक है। आप एक बार इसको देख लेना तो कुछ समझ में आएगा। ये दिख रहा है आपको, ये वाइट, कहाँ जाके वाइट बोल दिया मैंने, वो ब्लैक था, ठीक है, उसके बाद में वाइट, उसके बाद में ब्लैक, उसके बाद में वाइट, ये इसके अंदर स्ट्राइशन दिख रही है, इसके अंदर कोई भी स्ट्राइशन नहीं दिख रही है एंड इसके अंदर आपको ये दिख रही है ब्लैक में बीच बीच में, तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा बीच में स्ट्राइशंस है, लेकिन ऐसा नहीं है ब्लैक एंड वाइट जैसे जेब्रा के अंदर होता है वैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़े थोड़े से स्ट्राइशंस है। अब है इसका लोकेशन कहाँ है, इसका तो आप कार्डियक मसल्स का तो बिना देखे लिख के आ सकते हो, क्या हो जाएगा, हार्ट, ये तो सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो स्ट्राइटेड मसल्स जो होते हैं अपन ने पहले ही पढ़ा है, स्केलेटल मसल्स बोलते हैं इनको, और ये मोस्टली किससे अटैच होते हैं, बोन से अटैच होते हैं, ठीक है, बोन से अटैच होते हैं। और कहाँ पर, लिम्स मतलब अपने अपर लोअर लिम्स, अपने दोनों हाथ और पैर के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्केलेटल मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स प्रेजेंट है। और अगर अपन इसकी बात करते हैं अनस्ट्रेटेड मसल्स की, तो इसके 4-5 है, अपन ने जब चैप्टर पढ़ा था तब भी अपन ने पढ़ा
पढ़ा था, ठीक है। अपने एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट होता है और अपने ब्लड वेसल्स के अराउंड प्रेजेंट होता है, उसके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के अंदर, आइरिस ऑफ द आई के अंदर प्रेजेंट होता है ना। और अपने और क्या पढ़ा था, ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स के अंदर, यूरेटर्स के अंदर, इन सब के अंदर ये प्रेजेंट होता है। आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और मैंने जब पिछला लास्ट जब मैंने वीडियो डाला था उसके अंदर मैंने आपको इमेज डाल के भी बताया था, है ना, तो आप उसको एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। ये इसके लिए मैंने यहाँ पे ऊपर डाला है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, तो ये न्यूरॉन का लेबल डायग्राम है। बस इसके अंदर एक लेबलिंग नहीं है, वो किसकी, साइटोप्लाज्म की नहीं है ना, तो आप साइटोप्लाज्म लिख लेना। ये जो है ये क्या है, अपना साइटोप्लाज्म, ये अपना साइटोप्लाज्म है, बाकी सब इसके अंदर लेबल है। नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। ये आपने जब चैप्टर ढंग का पढ़ा है, मतलब अच्छे से, अगर एक और बार नहीं पढ़ा है तो एक बार देख लेना, तब उसके अंदर आता है ये कि लाइनिंग ऑफ द माउथ कहाँ पर है, वो एक उसके एग्जाम्पल के अंदर है। तो वो किसके अंदर आता है, अपने स्क्वामस एपिथेलियम के अंदर। स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है, अपन ने उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जब पढ़ रहे थे तब उसके एग्जाम्पल में अपन ने पढ़ा था कि वो एकदम फ्लैट होते हैं, थिन होते हैं, और वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, डेलिकेट जगह के अंदर, मतलब बहुत नाजुक सी जगहों के अंदर। जैसे अपने जो स्किन है, ठीक है, अपना स्किन भी किसका बना होता है, स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ रहता है, और अपना जो माउथ की इनर लाइनिंग वो भी बहुत सॉफ्ट होती है, तो वहाँ पे भी स्क्वामस एपिथेलियम ही प्रेजेंट होता है। टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू द बोन्स इन ह्यूमन। ये टेंडन्स और लिगामेंट्स में बिल्कुल भी मिक्सअप मत होना, है ना। मसल से बोन को जो कनेक्ट कर रहा है वो कौन है, टेंडन्स है, और बोन से बोन, ठीक है, बोन से बोन कौन कनेक्ट करता है, लिगामेंट्स कनेक्ट करते हैं। बोन से बोन कौन कनेक्ट करता है, लिगामेंट्स। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट्स, तो मैंने आपको अभी भी बताया था फ्लोएम का क्या काम है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोएम, इसका आंसर फ्लोएम हो जाएगा। नेक्स्ट है टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन द बॉडी। फैट नाम लेते हैं आपके दिमाग में आ जाने का एडिपोज टिश्यू, है ना। मैंने आपको एडिपोज टिश्यू भी पढ़ाते हुए बताया था, उसके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स पड़े हुए थे, मैंने आपको बताया था, है ना। और एडिपोज टिश्यू का मेन फंक्शन ही यही है कि भाई फैट को स्टोर करके रखना है। कनेक्टिव टिश्यू विथ फ्लूइड मैट्रिक्स, ये आपको मैंने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाते हुए बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं वो दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। 2 बात याद रखने बोला था कि सेल्स जो होते हैं वो दूर दूर स्पेस्ड होते हैं, और उसके साथ में वो एक मैट्रिक्स इनके बीच में प्रेजेंट होता है, इनके बीच में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर मैट्रिक्स जो है वो फ्लूइड है, वो लिक्विड है, मूव करने वाला है, तो वो क्या है, ब्लड। बाकी सबका हार्ड है, ठीक है ना। बोन का अपन ने मैट्रिक्स पढ़ा था, हार्ड था। कार्टिलाज का पढ़ा था, वो भी सॉलिड था, है ना। तो फ्लूइड तो सिर्फ और सिर्फ किसका है, ब्लड का है। फिर है टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन। ब्रेन पूछे या फिर स्पाइनल कोड पूछे या फिर नर्व्स पूछे, ये तीनों के अंदर क्या प्रेजेंट है, नर्वस टिश्यू। जब नर्वस टिश्यू पढ़ाया था तब बताया था कि नर्वस टिश्यू कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कोड के अंदर, नर्व्स के अंदर। स्पाइनल कोड पूछ ले तो भी क्या लिख के आना है आपको, नर्वस टिश्यू, बिकॉज तीनों के अंदर नर्वस टिश्यू ही प्रेजेंट है, इसी से ये पूरा बना हुआ रहता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग, ये वही है ऊपर वैसा क्वेश्चन ही है। तो सबसे पहला अपना स्किन, मैंने आपको अभी बताया स्किन और इनर लाइनिंग ऑफ माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्क्वामस एपिथेलियम, तो वही आंसर यहाँ पे है। बार्क ऑफ ट्री, ट्री का जो बार्क होता है ना वो किसका बना होता है, एपिडर्मस टिश्यू का ही बना होता है, ठीक है। एपिडर्मस टिश्यू क्या करता है, जैसे जैसे उस ट्री की एज होती जाती है ना, वो जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है एक पेड़, तो क्या होता है उसके टिश्यू क्या करते हैं, लिविंग सेल होता है। एपिडर्मल टिश्यू अगर आप देखोगे ना वो लिविंग सेल ही होता है, लेकिन जब पेड़ ग्रो कर जाता है तब ये क्या करते हैं, बहुत सारे एपिडर्मस टिश्यू के लेयर एक साथ, बहुत सारे, ये पूरा मिल के क्या बना लेते हैं, बार्क ऑफ द ट्री बना लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको इमेज डाल के बताऊंगी, ठीक है। बार्क ऑफ द ट्री बना लेते हैं, बहुत सारे अपने एपिडर्मस टिश्यू के लेयर्स मिल के बार्क ऑफ द ट्री बनाते हैं। जो डेड सेल्स होते हैं, जो गैस और वाटर किसी को भी अंदर बाहर आने जाने ही नहीं देता है, क्योंकि इनके पास में सुबेरिन केमिकल प्रेजेंट होता है। 2 केमिकल अपन ने अभी तक पढ़ लिया, एक लिग्निन और एक और अपन ने सुबेरिन पढ़ लिया, है ना। लिग्निन कहाँ पे प्रेजेंट था, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर थिक सेल वॉल के लिए लिग्निन प्रेजेंट था, और सुबेरिन अपने कहाँ प्रेजेंट है, एपिडर्मल टिश्यू, बार्क ऑफ द ट्री के अंदर सुबेरिन प्रेजेंट है, जो उसको वाटर और दूसरे अपने जो गैसेस होते हैं उनको अंदर बाहर आने चाहिए। सुबेरिन का जो मेन काम है वो क्या है, वाटर रेजिस्टेंट है। जैसे अपने कुछ होते हैं ना वाटर प्रूफ वॉच होते हैं जो इनके ऊपर वाटर लगते हैं धक्का मार के भगा देते हैं, वैसा सुबेरिन है, वाटर को आने ही नहीं देता है, वाटर से बड़ी दुश्मनी है सुबेरिन को, ठीक है। बोन अपना क्या कौन सा टिश्यू होता है, आराम से बोन तो नाम याद आते हैं, आ जाना चाहिए, कनेक्टिव टिश्यू। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल की लाइनिंग, और एक और बात है सलाइवरी ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स मतलब अपने मुंह के अंदर, मतलब माउथ के अंदर साइड के अंदर अपने जो सलाइवा बनता है वो कौन बना के देता है, सलाइवरी ग्लैंड्स का डक्ट का क्या मतलब होता है, ये जैसे ग्लैंड है तो एक नली के जरिए, है ना, वो बाहर आता है,
यहाँ से वो यहाँ पर तो वो बनता है और इस नली के जरिए वो बाहर आके जहाँ इसको जाना होता है वहाँ जाता है ना, जैसे ब्लड के अंदर दे दिया जाता है। बहुत सारे जो ग्लैंड्स होते हैं उनका जो सिक्रीशन होता है वो ब्लड के अंदर डाल देते हैं और ब्लड जो होता है वो दूसरे जगह के अंदर लेके चला जाता है, बिकॉज ब्लड नहीं जाता, ऐसा कोई जगह ही नहीं अपने बॉडी के अंदर, तो यहाँ पर ब्लड के अंदर डाल देते ताकि वो सारे जगह पर चला जाए। तो ये जो डक्ट है इसी को मैं बता रही हूँ कि डक्ट के अंदर भी कौन सा प्रेजेंट होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आप जब एक चीज़ को पढ़ते हो तो उसके साथ उसके एग्जाम्पल को पढ़ोगे तो क्वेश्चन उसके पास वाला भी पूछ लेगा तो आप लिख के आ सकते हो, है ना। तो किडनी ट्यूब्यूल के लाइनिंग के अंदर और सलाइवरी ग्लैंड्स के जो डक्ट होते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और एक और एपिथेलियम है अपना कोलुमनर एपिथेलियम, वो किधर प्रेजेंट होता है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन जिस जगह के अंदर होता है तो कहाँ पे होता है, अपने इंटेस्टाइन के अंदर और स्टमक के अंदर होता है, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर उस रीजन के अंदर अंदर वाली जो लेयर जहाँ पर सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होता है उधर क्या प्रेजेंट है अपना, जैसे ये मेरा इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लग तो नहीं रहा है पर ठीक है, जैसा भी है, उसके अंदर जहाँ से सिक्रीशन होता है ना बाहर, जहाँ से वो निकालता है गैसेस, आई एम सॉरी, जो भी वो जूसेस जो वो निकालता है जिसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, वो सब जिस अंदर वाली लेयर से आती है ना, वो लेयर किसकी बनी होती है, कोल्यूमिनर एपिथेलियम की। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल किसकी बनी है, क्यूबॉइडल की। और सलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स किसकी बनी है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। वैस्कुलर बंडल नाम आते ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए, वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम की बात हो रही है। तो वैस्कुलर बंडल कौन सा टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू, और उसके अंदर भी सही से लिखे तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। नेम द रीजन्स इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। तो जैसे एरियोलर टिश्यू अपन ने पढ़ा तो पैकेजिंग टिश्यू होता है, उसी प्रकार से पैरेन्काइमा टिश्यू भी कैसा होता है, पैकेजिंग टिश्यू होता है, बेसिक पैकेजिंग टिश्यू होता है। यानी कि जहाँ भी खाली जगह दिख रही है या फिर जहाँ पैक करना है ना, जहाँ फालतू में स्पेस रहेंगे तो उधर ये आ जाएंगे। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, फूड को स्टोर करना। ये तो आप भूलना ही नहीं, पैरेन्काइमा नाम वर्ड लेते हैं आपको याद आना चाहिए कि ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। और ये कैसे सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। अपन ने जब तीनों का भी जब डिफरेंशिएट पढ़ा था ना, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था ये कैसे होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। इनकी सेल वॉल कैसी होती है, पतली होती है और इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। 3 पॉइंट मैंने बोले, क्या क्या बोले, लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती है, ठीक है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती है। और एक और बात मैंने क्या बताया आपको, इंटरसेलुलर स्पेसेस और फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है ना, फूड को स्टोर करते हैं, दूर दूर प्रेजेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, थिन सेल वॉल इनकी होती है, सेल वॉल थिन होती है, ठीक है। और फिर मेन क्वेश्चन पे आते हैं अपन कि नेम द रीजन्स जहाँ पे पैरेन्काइमा प्रेजेंट है। तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सॉफ्ट पार्ट्स के अंदर, नरम जो पार्ट्स होते हैं ना वहाँ पर प्रेजेंट है। कहाँ पे, जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, यहाँ पर सब पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स। एपिडर्मिस का सबसे मेन रोल क्या है, प्रोटेक्शन है, ठीक है, प्रोटेक्शन है। इसका मेन रोल क्या है, प्रोटेक्शन है, बिकॉज ये प्लांट की आउटरमोस्ट लेयरिंग है, प्लांट की आउटरमोस्ट लेयरिंग है, इसलिए इसका क्या काम है, प्रोटेक्शन काम है। सबसे पहला आपको क्या लिखना है, प्रोटेक्ट्स। फिर जहाँ पर ड्राई हैबिटेट्स के जो प्लांट्स होते हैं ना वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा थिक रहता है एपिडर्मिस की सेल, एपिडर्मिस थोड़ा मोटा रहता है, बिकॉज वाटर लॉस को प्रिवेंट करना होता है और ट्रांसपिरेशन होता रहता है ना, लीव्स में से ट्रांसपिरेशन अपने होता रहता है, इसीलिए अपन को उसको बचाना होता है, कम करना होता है, ताकि क्योंकि ना डेजर्ट के अंदर कम पानी मिलता है अपन को, सबको पता है, तो पानी को बार बार ऐसे नीचे से ले लेके वो नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ड्राई हैबिटेट्स के अंदर अपन को पानी को बचाना होता है, वाटर लॉस से बचना होता है, इसीलिए इनकी सेल वॉल थिक रहती है। और नेक्स्ट है अपना एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स का क्या मतलब हुआ कि जो हवा के कांटेक्ट में है, तो इसका मतलब प्लांट का रूट को छोड़ के बाकी पूरा रीजन हवा के कांटेक्ट में रहता है कि नहीं रहता है। तो इसको अकेले छोड़ के ये पूरे रीजन के अंदर जो एपिडर्मिस प्रेजेंट है वो स्टेम को कवर कर रहा है, लीफ को कवर कर रहा है, जहाँ पे भी वो कवर कर रहा है ना वहाँ पर एक वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है। ये भी ड्राई हैबिटेट की बात चल रही है, ठीक है ना, ये नॉर्मल कंडीशन वाले प्लांट की बात नहीं चल रही, ड्राई हैबिटेट वाले बात की चल रही है। यहाँ पे वैक्सी कोटिंग होता है। वैक्सी कोटिंग मतलब मोम, वो मोमबत्ती नहीं होती अपने मोमबत्ती जैसा, ठीक है, वो वाला वैक्सी कोटिंग होता है। वैक्सी कोटिंग क्यों रहता है, बिकॉज वो वाटर रेजिस्टेंट लेयर होता है। वाटर रेजिस्टेंट लेयर मतलब उसके पास में पानी आता है, ये दूर भगा देगा। जैसे आप समझो, मैंने आपको क्या बताया, अंदर जो एक्सेस वाटर होता है वो बाहर जाता है। अब मान लो यहाँ पर एक्सेस वाटर है,
अब वो बाहर जा रहा है। अब यहाँ पर अपना कौन प्रेजेंट है, वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट है। इसको तो पानी से एकदम चिढ़ है तो इसको देखते भगा देगा, चल जा अंदर, यूँ करके वापस अंदर भेज देगा। तो ये क्या कर रहा है, वाटर को प्रिवेंट कर रहा है, वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहा है। और सिर्फ ये अकेले फंक्शन नहीं है, वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करते हैं, प्लस मैकेनिकल इंजरी, मतलब कोई जानवर या किसी से टकराव वकराव के टूट नहीं जाए तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहते हैं ना, थोड़ा थिक रहते हैं। और इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंजाई, पैरासिटिक फंजाई मतलब अपने जो पैरासाइट्स, मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऐसे फंजाई या फिर ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर आके बैठ के उनका खाना खा के ये ज़िंदगी गुजारते हैं लोग, ऐसे लोग हैं, ठीक है ना। तो वो पैरासिटिक फंजाई कहलाता है, ठीक है। वो फंजाई आके अंदर डिजीज़ कॉज कर देते हैं। जैसे आपने ना अगर कहीं पे भी है ना पत्तों को देखा होगा ना, तो किसी किसी के अंदर पूरा वाइट फफूद जैसे लगे हुए रहते हैं, वो सब क्या है, फंजाई है। और उससे ना प्लांट अच्छे से नहीं रह सकता, वो अच्छा फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। तो वो एंटर कहाँ से करता है, एपिडर्मिस से करते हैं। आप एपिडर्मिस मतलब ये मत 2D में मत समझो कि ये साइड के अंदर अकेले एपिडर्मिस प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है। इसका पूरा ऊपर नीचे दोनों साइड के अंदर एपिडर्मिस ही प्रेजेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट है लीफ एपिडर्मिस कंटेन्स पोर्स। अभी स्टोमेटा के बारे में पढ़ा कि इसके अंदर लीफ के जो एपिडर्मिस होती है, ये बात आप बिल्कुल मत कंफ्यूज करना, इस लीफ को तो स्किप करना ही मत, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना कि है ना स्टेम के एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा नहीं होता है ना, वो होता है, वो आप आगे पढ़ोगे उसका दूसरा नाम होता है। लेकिन है ना लीफ के अंदर जो लीफ का जो एपिडर्मिस है उसके अंदर जो पोर्स प्रेजेंट है ना, उन्हीं को क्या बोलते हैं, उन्हीं को अपन बोलते हैं स्टोमेटा। वो किसके अंदर, दो चीज़ के अंदर, दो पॉइंट तो भूलना ही नहीं आपको, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अब आता है एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। एक और बात यहाँ पे बताना भूल गई। अब आपसे मान लेते ट्रू और फॉल्स आ गया आपसे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये यूँ पूछा है कि है ना वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। प्लांट के रूट के अंदर वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट है, यूँ करके पूछा तो आपके फटाक से दिमाग में आने का कि ये गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज रूट का क्या काम है, पानी को एब्जॉर्ब करना। अब जो इंसान पानी को अंदर लेके आने का काम है, अब वो इंसान ही अगर पानी से दुश्मनी बना लेगा तो अंदर कौन लेके आएगा, वाटर ही तो लेके आता है। वाटर जब लेके आ रहा है और वो रूट ही जब उससे दुश्मनी नहीं बना सकता, तो यहाँ पर वैक्सी कोटिंग नहीं हो सकती। इसीलिए यहाँ पर अपन ने पढ़ा था एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इसीलिए यहाँ पर यूँ लिखा है, क्योंकि अपन रूट्स के अंदर वैक्सीन कोटिंग नहीं होती है एपिडर्मिस। वो ड्राई हैबिटेट के अंदर भी अगर हो जाए ना, ड्राई हैबिटेट की बात ही चल रही है यहाँ पर, ड्राई हैबिटेट के अंदर भी रूट्स के अंदर कभी भी वैक्सी कोटिंग नहीं होती है, ठीक है। और रूट्स के अंदर जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के अंदर हेल्प करते हैं। एपिडर्मल सेल्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स, ये वही अपन ने बार्क ऑफ द ट्री बन जाता है, बहुत सारे एपिडर्मल लेयर्स है ना, एपिडर्मल सेल्स के लेयर्स मिल के डेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और थिक होके अपने, उनके पास में कौन सी केमिकल होती है, सुबेरियन केमिकल, जो खुद भी वाटर रेजिस्टेंट है, जिसको भी वाटर से दुश्मनी है, ठीक है। जो इम्परवियस टू वो गैसेस एंड वाटर के लिए क्या है, इम्परवियस है, आने ही नहीं देता है, रास्ता बंद है। गैस और वाटर आ गए तो हम तो बंद ही है, बंद, किसी के नहीं खुलता है। हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू, तो कॉर्क एक प्रोटेक्टिव टिश्यू जैसे एक्ट कैसे करता है, तो वही इसका आंसर तो बस इतना ही है कि भाई ये गैस और वाटर को अंदर आने नहीं देता है, और है ना, गैस और वाटर को अंदर आने नहीं देता है। तो ये लेकिन आंसर को थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए कॉर्क कैसा बना वो सब लिख दिया इसके अंदर, कि कॉर्क इज फॉर्म्ड फ्रॉम सेवरल लेयर्स ऑफ एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। बहुत सारे एपिडर्मल लेयर से कॉर्क मिलकर बना हुआ रहता है। और ये डेड सेल्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कॉर्क सेल्स कैसे होते हैं, डेड सेल्स होते हैं और एकदम टाइट प्रेजेंट होते हैं, इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती है। दे ऑल्सो वे केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। उनके पास में सुबेरिन होता है, वो सुबेरिन क्या होता है, वाटर रेजिस्टेंट होता है, जो गैस और वाटर को आने नहीं देता है, ठीक है, सिंपल। दो केमिकल अपन ने पढ़े, सुबेरिन और लिग्निन, मिक्स मत करना। लिग्निन स्क्लेरेनगामेटस टिश्यू डेड सेल्स के अंदर है, ये भी सुबेरिन भी डेड सेल्स के अंदर है, और ये वाटर रेजिस्टेंट है। ये वाटर रेजिस्टेंट है, ये उसको थिक सेल बनाता है, ठीक है। कंप्लीट द टेबल, ये बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल तो यही है। यहाँ पे क्या है, परमानेंट टिश्यू दो होते हैं, सिंपल होता है और एक कॉम्प्लेक्स होता है, ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, पैरेन्काइमा हो जाएगा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और जाइलम और फ्लोएम हो जाएगा इधर, बस वही लिखा है यहाँ पे, बस। तो इससे अपना चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद में मेरे पास में जो गाइड है उससे मैंने ना पूरा आप देखो, अगर आप चैप्टर पढ़ते हो ना, जब तक आप उसके क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो ना, तो आपका चैप्टर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। जब आप एक उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन देखते हो तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है ना। तो इसीलिए मैंने उसका पूरा है ना फ़ोटो से लेके मैंने PDF बना के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। तो क्वेश्चन बैंक है वो पूरा शॉर्ट आंसर्स, ठीक है, 1 वर्ड आंसर है ना, 1 वर्ड आंसर, और थोड़े 2 मार्क्स के आंसर्स और 3 मार्क्स के और लॉन्ग आंसर्स, ये सब मैंने उसके अंदर
डाल रखा है, तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाके उस PDF की लिंक पे क्लिक करके उस क्वेश्चन आंसर को एक बार तो ज़रूर देखना, ठीक है ना, तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। सो थैंक यू।